नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज का प्रैक्टिस सेट 2 होगा। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें वीडियो डाला गया है। और जो विद्यार्थी नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। और शेयर भी आप लोग नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो क्लास अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सामान्य जानकारी, तर्कशक्ति, इंग्लिश, हिंदी यानी 50 मार्क्स का इसमें अभी करा रहे हैं। और 50 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, यानी 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट नहीं किया, तब तक हम लोग जल्द से जल्द इसको कर ले कवर। ये हम लोग प्लेटफार्म के बुक से कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग अभी पार्ट 1 यानी अभी हम लोग करते हैं जीके, रीजनिंग और आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में करेंगे टेक्नीशियन क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जवाब दीजिए। सभी लोग पढ़े हुए हैं, अब एग्ज़ाम देना ही बाकी है। तो हम जवाब देने से पहले आप लोग जवाब देकर रेडी रखिएगा। पहला नंबर सवाल आज का है, रिक्त स्थान और नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न पूछेगा आपको कि नदी यानी कि कौन सी नदी है जो पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चिनाब नदी काटती है। कौन सी? चिनाब नदी काटती है, ऑप्शन नंबर डी। और चिनाब नदी आधुनिक नाम है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी है। क्या है? आस्किनी है। आपसे पूछेगा कि सतलज का प्राचीन नाम क्या था, तो शत्रुधि कहीं कहीं पूछ सकता है। झेलम नदी का तो बितस्ता। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये आपका सही है। और आप लोग बताइएगा कि अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और कितने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महात्मा यानी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक के भारत की यात्रा करने का फैसला किया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले के फैसला पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है मेरे साथियों। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत अस्थायी रूप से रहने के लिए आए थे। पूरा डेट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिक के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? तो 4 ऑप्शन है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद है और ये श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य और वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 43। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अनुच्छेद इसमें 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 से आपको ये मिलती है। और अनुच्छेद 39 से आपको
राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत की चर्चा इसमें हुई है। और 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा मोटा डिस्कशन हम लोग करते चलेंगे। और बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है, हलवा इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया। तो नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया, आप ही लोग बताइए। एक पेड़ माँ का नाम, क्या हो जाएगा, एक पेड़ माँ के नाम शुरू किया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए, एक पेड़ माँ के नाम, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है सही। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में कितना है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 176 रैंक है। कितना है, 176वां रैंक आता है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल, देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया जी। कार्य करने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कह रहा है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तंभों का मिलान करना है। स्तंभों का यहाँ मिलान करना है। जैसे केरल में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो केरल में पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में गारो पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। केरल में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और मेघालय में गारो पहाड़ियाँ हैं, और मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और बस आप लोग सिर्फ लाइक करते चलिए, दोस्तों के पास शेयर करते चलिए, और जो विद्यार्थी नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से पहले हम लोग ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखे हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखे हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है। तो 4 ऑप्शन है साथियों, कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा जी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ पुस्तक के नाम पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जवाहरलाल नेहरू का कौन सा पुस्तक है, तो मेरी कहानी आएगा। तो मेरी कहानी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर यानी शूद्रों की खोज, अछूत कौन और कैसे, इनका पुस्तक का नाम है। सचिंद्र नाथ सन्याल, बंदी जीवन का इस पुस्तक का नाम है। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा जाएगा तो इंडिया डिवाइडेड। चलिए, ये सब कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखना पड़ेगा। सुनकर वीडियो को शांतिपूर्वक देखिएगा, ज़रूर दिमाग में आएगा बात, बस इस बार सुनना ही सिर्फ है। क्वेश्चन है कि अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका और शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है। तो अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कोशिका आपको जो है मूल कोशिकाएं हैं। क्या है, मूल कोशिकाएं हैं। और अस्थि मज्जा में कौन से है, तो मूल कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कार्य करती है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। और सवाल हम 10 नंबर आपको जो है से पूछा जाएगा, आपको सामान्य ज्ञान। और यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है आपको रीजनिंग का। तो निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, आप लोगों को कल ही पढ़ाया था पिछले क्लास में कि निम्नलिखित में अगर वर्ग पहचानने के लिए आएगा तो इसको अलग अलग आपको चुनना पड़ेगा। इसकी कुल संख्या 8 है। कितनी है जी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है, कुल संख्या इसकी 8 है। आपको चुनना पड़ेगा। कैसे, पूछ रहा है आकृति में वर्ग कितने हैं। अब आपको कैसे चुनना होगा जो सोचिए, यहाँ पर A B C D सबको नाम रखना होगा और कौन कौन से बनता है। अब जैसे यहाँ से 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, है ना, वर्ग इस तरीके से बनेगा। और
उसके बाद यहाँ से पूरा बनेगा एक साथ, तो कितना हो जाएगा आपको 8। अब मैं बता दूँ आपको हिंट के लिए, यहाँ पर ए बी सी डी ई, यहाँ पर हो जाएगा नाम, फिर आगे F G H I J K L। अब बनेगा पहला ए बी सी डी। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा डिस्कस करने में आपको टाइम लॉस होगा। नेक्स्ट है कि सही विकल्प को चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए एक क्वेश्चन कल भी हम लोग पढ़े थे, अगर 7 है यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया है, पहले के 7 हुआ था 3 में 2 से गुना किया, 3 दूनी 6 और एक 7 जोड़ा, है ना। अब यहाँ पर कितना से करेगा, तो 1 बढ़ते जा रहा है, कितना 1 बढ़ते जा रहा है, हर चीज़ में, जोड़ में भी गुना में भी। अब यहाँ से क्या किया है कि इसमें 3 से गुना किया, 7 21 आप प्लस 2 कितना हो गया 23। अब इसमें गुना करेगा 23, इसमें गुना करेगा कितना से 4 में 4 गुने प्लस 3। अब 95 में गुना जब करना होगा तो वहाँ पर ये गुना करेगा गुने 5 प्लस 4, जब ये 4 करेगा तो आपको आंसर निकल कर आएगा 479। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। यानी समझ गए ना, गुना 2 प्लस 1 से स्टार्ट होती है और एक बढ़ते जाती है। ऑप्शन नंबर आपके डी सही होंगे। नेक्स्ट है, दिए गए 4 चित्रों में से भिन्न चित्र को चुनिए। इसमें से भिन्न चित्र को आपको चुनना है। भिन्न चित्र को चुनना है तो आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथियों, कौन सा होगा। चलिए इसको डी, हाँ देखिए दिमाग लग गया ना। ऐसे कि देखिए श्रेणी क्रम वाइज है, डी के बाद ई आया, फिर एस आया, आई आया, एल आया, इस तरीके से इसमें आता है। एक क्रम में है, क्या है, एक क्रम में है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है और इसमें हमको चुनना है। देखिए अब इसको काट कूट तो ज़रूर कीजिएगा। अब कह रहा है कि 6 से 5, अब यहाँ जाएगा तो जी 1 बढ़ेगा ना जी। देखिए इसमें 1 हुआ है, 1 घटा है, 1 घटा, यहाँ से आया तो 1 घटा, यहाँ से गया तो 1 कुछ नहीं, 1 घटा, यहाँ से आया तो 1 घटा, सब में से 1 घटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 में से इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 1 घटेगा तो 6, 8 में से 1 जगह था 7, 9 में से 1 जगह था 8, 6 में से 1 जगह था 5, तो 6 7 8 5 है जी। ऑप्शन नंबर डी है ना। देखिए साफ सुथरा ऑप्शन नंबर डी है, 6 7 8 5। ओके, नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से दो बार यहाँ पर टाइप हो गया है। दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। इसमें से कौन सा बेमेल है, जैसे दुख है, किसी चीज़ का दुख है, शोक कर रहे हैं यानी दुख मना रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से आपको क्या है, छोड़कर अन्य सभी अन्य, अच्छा ये अलग है। घृणा करना मतलब ये भी अलग हो जाता है। सबसे इसमें से सटीक एग्जाम्पल आपको कल्पना है। कल्पना क्या है, यह है कि कल्पना को छोड़कर अन्य सभी मनुष्य की स्थिति के बारे में दर्शाता है। यानी जैसे घृणा करना, मनुष्य की स्थिति क्या है, शोक कर रहा है, क्या है, कल्पना सोच है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो। कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से और छठे पद का 5वें पद से, यानी एक दूसरे से संबंध है। तो इससे ये संबंध रखता है जी। कैसे, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कितना जुड़ा है। अब माइनस करते हैं तो 32 में अगर हम 24 जोड़ के देखते हैं तो 4 और 2 6 और 3 और 2 5, यानी 24 जोड़ते हैं तो यहाँ 56 आ रहा है। इसमें 24 जोड़ रहे हैं, इसमें 24 जोड़ रहे हैं तो यहाँ आ रहा। अब 42, देखिए अलग अलग, इसमें 24 जोड़े तो 56 आया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे 42 में 66 से 24 तो 66 आया। अब 52 में कितना जोड़ेंगे, तो 52 में हम लोग 24 जोड़ेंगे जी, तो आंसर आएगा 6 लास्ट में, 5 2 7। ऑप्शन नंबर सी 76। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
कहाँ से हो रहा है। नेक्स्ट है कि आर और टी क्यू की दो पुत्र है। आप लोग डायग्राम बनाइए अपने कॉपी पर, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। आर और टी क्यू की दो पुत्र हैं। आर और टी जो है ना, क्यू की दो पुत्र हैं। देखिए ये प्लस है, वो प्लस है, आई इसको डिफाइड नहीं है, डिसाइड नहीं किया कि माइनस है कि प्लस, जिसकी बेटी एस है। चलिए, थैंक यू। जिसकी बेटी एस यानी क्यू के भी बेटी एक है, यानी दो गो बेटा है, एगो बेटी है। फिर कह रहा है कि पी एस का जीवन साथी है। अब कह रहा है कि पी जो है एस का जीवन साथी है। तब पी जो है क्यू का साला, ये सब कुछ साला दामाद इसका चेक आ जा रहा है जी। हमको लगता है कजिन होगा नहीं, बहू होगा नहीं, आपका आंसर हो जाएगा दामाद का। दामाद से ही इसमें आ जा रहा है, देखिएगा आप लोग बैठाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको हर एग्जाम में पूछा है, इसको आप लोग बनाइए। देखिए इसमें सोल्व कर रहा हूँ। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी। अच्छा, और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चलिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद x + 5 लेंगे। रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु के तत्कालीन आयु के 3 गुनी थे। 5 वर्ष पहले, चलिए यहाँ से गुना करेंगे। उसके बाद कह रहा है क्या कि 7 यानी पुत्र के तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी। इसकी 7 गुनी सब 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद के हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर कितना हो जाता है, 3 गुनी। गुना करेंगे, कट पिट करेंगे तो यहाँ पर 3x + 30 आएगा बराबर 7x + 10। तो इस आपको 7x में से 3x घटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x आएगा। लास्ट में 4x बराबर 20 आएगा। x बराबर आपको 5 आएगा। तो समीकरण 1 में बैठाएंगे तो 7 में हम गुना करेंगे 5 से, तो 7 × 5 = 35 +5 बराबर। देखो जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो समझ गए होंगे, और इसको एक बार सोल्व ज़रूर कर लीजिए। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद इसमें हम लोग जोड़ेंगे, और सबसे पहले इसका समीकरण बना दिया, उसी समीकरण पर बैठाइएगा, आपको आंसर निकल कर आएगा 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मेरे साथियों। कहाँ गया जी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत, तो सभी लोग जानते हैं जी। ए बी का कह रहा है, देखिए जैसे बोलेगा वैसे लिख दीजिए। ए कह रहा है कि बी का 95% है, लो हम लिख दिए। कह रहा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए बटा बी बराबर होता है 95/100। अब परसेंटेज करना है तो इसमें तो गुना करना ही पड़ेगा 100 से। यहाँ पर पलट जाएगा जी, प्रतिशत जब निकालेंगे तो 100 ऊपर जाएगा और 95 नीचे आएगा, गुना 100 ऊपर होगा। यहाँ पर आ जाएगा 2000/19। अब 2000 में 19 से भागा आप लोग मारिएगा तो आपको आंसर निकल कर आएगा 105.5/19%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बस आप लोग खाली लाइक करते रहिए, लाइक तो करते नहीं हैं। कितना आप लोग को लाइक करने में टाइम लगता है, बस लाइक तो दबाना है, आपके सामने लाइक बटन है। चलिए एक क्वेश्चन और है जी, अंत भला तो सब भला। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों के अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्दों में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक थोड़ा शोरगुल हो रहा है। दरवाज़ा बंद कर देते हैं साथियों, थोड़ा सा जो है ना शोरगुल हो रहा है। क्या कह रहा है कि दूसरे से आपको रिलेटेड, जैसे आर्थोपेडिक में हड्डी का है, तो कार्डियोलॉजी में आपको हृदय आता है ना जी, ये फेफड़ा।
क्या आ जाता है आपको? सही जवाब दीजिए, हृदय आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा जी। कार्डियोलॉजी से हृदय का हम लोग अध्ययन करते हैं, संबंधित है, यानी इलाज किया जाता है ना। कहते हैं कार्डियोलॉजी से दिखाना है तो हृदय जांच, हड्डी दिखाना है तो ऑर्थोपेडिक से हड्डी का इलाज हो जाता है। चलिए अब आइए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी क्या है क्लियर करते चलिए कि निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप को व्यक्त करता है। जैसे कदम पर कदम रखना, कदम पर कदम रख रहा है जी, एकदम घमंड होना है। जैसे हमर बराबरी कर रहा है, तो कदम पर कदम रखना, घमंड करना। निगरानी रखना नहीं, ये भी हो सकता है कि कदम पर कदम रख रहा है, निगरानी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक न एक दिन कह रहा है कि एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तीक्ष्ण क्या कह रहा है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का होता है कुंठित। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। इसे सुंदर, सुंदर का क्या आएगा जी? तो सुंदर का आएगा ललित, ललित है। नेक्स्ट है कि निम्न सब समूहों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है? शुद्ध लिखा हुआ है ये आपको आएगा, तो शुद्ध लिखा हुआ है आपको तकनीकी, परीक्षित और अमात्य, ये आपको शुद्ध लिखा हुआ है जी। ऑप्शन नंबर आपका बी। नहीं 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 मेरे साथ ये गलत है, तकनीकी ये सही है। देखिए गृहिणी, गृहिणी, भ्रांति, जिजीविषा। देखिए गृहिणी, ये हम एग्ज़ाम अभी एक हाई कोर्ट का देकर आ रहे हैं, तो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछा था कि निम्नलिखित में से शुद्ध करने के लिए तो गृहिणी कैसे लिखाता है। तो देखिए गृहिणी इस तरीके से लिखने के लिए था, इस तरीके से था, इसका सही ऑप्शन लगाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द ज़्यादा पूछता है, शुद्ध शब्द में कन्फ्यूज होइएगा, ध्यान से पढ़ कर लगे। जैसे आजमाइश, आजमाइश कैसे लिखा था? आजमाइश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सदा एक जैसा रहना अर्थ किस लोकोक्ति का है? तो सदा एक जैसा रहना ऑप्शन नंबर बी, ढाक के 3 पात। सदा एक जैसा रहना का लोकोक्ति अर्थ है ढाक के 3 पात। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दही, दही नहीं है जी। नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? स्पर्श 29 नंबर का य में स्पर्श, य ड त च। जैसे स्पर्श मतलब लिप नहीं ठेक रहा है, जीभ से नहीं, जैसे य कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये। कथनीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो कथनीय का विलोम शब्द हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अकथनीय होगा जी। क्या हो जाएगा? अकथनीय। जैसे कोलाहल का पूछेगा तो शांति, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कृष्ण का शुक्ल, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कल्पनीय के कल्पनातीत। पढ़ते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स द गिवन वर्ड। विटी, विटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा जी? विटी का एंटोनिम्स आपका हो जाएगा, जैसे हाजिरी, हाजिर होता है तो स्टूपिड हो जाएगा, मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम, इसका पूछना है, तो साइनोनिम इसका हो जाएगा एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का हो जाता है प्रतिकूलता, तो प्रतिकूलता का साइनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा देखने को मिल जाएगा आपको, क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए, मिसफॉर्टून का दुर्भाग्य हो जाता है। क्या हो जाता है? दुर्भाग्य, साइनोनिम। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द वर्ड ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, इसको क्या बोल सकते हैं? जो कलेक्ट बुक को भी कलेक्ट करते हैं, बाइबलो फाइल कह सकते हैं हम लोग। 33 का ऑप्शन नंबर हो जाए ना, बोलते बाइबलो मनी है तो उसको बाइबलो फाइल कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू योर सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी चुनना है। द चिल्ड्रेन वेयर वार्नड टू कीप अवे फॉर द एज ऑफ द क्लिप, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कीप अवे। टू कीप अवे जो है से दूर रहना, कीप अवे फ्रॉम मतलब दूर रहना होता है, टू कीप अवे, ये आपको गलत यहाँ पर आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, 5 को आपको पूछा जाता है ना।
नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को पूर्ति करें। जगह सी इज अ पिकॉक इन द ब्लू स्टेशन शेरी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एज ब्यूटीफुल एज लगेगा इसमें कि सी इज एज ब्यूटीफुल एज ए पिकॉक इन द ब्लू, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की जानकारी हम लोग लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कंप्यूटर का, क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट है जिसे कि वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी WEP की क्या है, WEP क्या है, तो WEP का यहाँ पर क्या हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर वायरलेस नेटवर्क के लिए सुरक्षा एल्गोरिदम है। क्या है, वायरलेस नेटवर्क के लिए सुरक्षा एल्गोरिथम है। इसे 1997 में पेश किया गया था WPO को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें। नेक्स्ट है कि कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। कह रहा है कि कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है NLSP। क्या करता है, कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है, NLSP प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है। देखिए इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे बेसिक, और आपको MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको भी इसमें मिलते जाएगा, डिस्कशन कराते जाएंगे। ठीक है ना मेरे साथियों, कॉल आ गया है मेरे साथियों थोड़ा सा, तो चलिए इसका जवाब दीजिए कि प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा पथ होता है। क्या होता है, डेटा पथ होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है जी, यानी कंप्यूटर के जनक कौन है सुरक्षा के, तो ऑगस्ट किर्कहॉफ है, ऑगस्ट किर्कहॉफ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक है, ऐसे तो कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स को कहा ही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है कि छोटी अत्यंत तेज रैम को क्या कहा जाता है, छोटी अत्यंत तेज रैम को कैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैश कहा जाता है। नेक्स्ट है वे नापक हैकर है जिनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। वे किसे संदर्भित किया गया है, वे नापक हैकर है जिनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक हैट हैकर है। क्या है, ब्लैक हैट हैकर है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उल्लिखित सभी। प्राथमिक है, राउंड रॉबिन है, सबसे छोटा काम वाले हैं, और उल्लिखित में से सभी है CPU का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DBMS। क्या है, बुद्धिमत्ता प्रयोग इसमें से DBMS नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज स्कैनर का एक प्रकार नहीं है, इसमें से कौन जो है इमेज स्कैनर का एक प्रकार नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट बेड। क्या हो जाएगा, फ्लैट बेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। प्रश्न है MS एक्सेल 2016 में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्यूरिटी की कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 45 के बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेज अप और पेज डाउन। यानी MS एक्सेल में कर्सर को एक समय एक सेल के ऊपर या नीचे ले जाना है तो पेज अप और पेज डाउन करना है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल 365 में सेव या सेव एज विकल्पों तक पहुंचने के लिए किस मेनू टैब का प्रयोग करना चाहिए, तो फाइल के जरिए हम लोग आएंगे ना जी, फाइल के जरिए आएंगे तो 46 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है जी। नेक्स्ट प्रश्न है MS वर्ड 365 में व्याकरण जांच F7 से ग्रामेटिकल होता है, सुविधा क्या करती है? ग्रामर चेक करता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। यह टेक्स्ट में व्याकरण संबंधी त्रुटियों की पहचान करती है और उसको उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है? देखिए गूगल है, आपको मोजिला फायरबॉक्स है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक उदाहरण है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र मोजिला फायरबॉक्स एक उदाहरण, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ए भाई क्या हो गया जी, चलिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और लास्ट है, कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में मौजूद स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मौजूद स्तंभ मतलब कॉलम पूछ रहा है, तो कॉलम की संख्या आप लोग सभी लोग जानते हैं।